Okay, let's look at this one. Figure shows a driven LCR circuit that contains two identical capacitors and two switches. The EMF amplitude is set at 12 volts, and the driving frequency is set at 60 hertz. With both switches open, the current leads EMF by 30.9 degrees. With switch S1 closed and S2 still open, EMF leads current by 15 degrees. With both switches closed, the current amplitude is 447 milliamps. What are R, C और L? R, C और L हमें निकालना है. तो हमारे पास जो तीन कंडीशंस हमारे पास हैं. पहली कंडीशन है विद बोथ स्विचेस ओपन. सर्किट ये हमारे पास है, कैपेसिटर्स दो हैं, L और R, स्विच S1, स्विच S2. सो एक कंडीशन है बोथ स्विचेस आर ओपन, तो वो तो यही हुआ, S1 भी ओपन है और S2 भी ओपन है. दूसरी कंडीशन है कि विद स्विच S1 क्लोज्ड एंड S2 स्टिल ओपन. तो S1 को क्लोज करना, S2 ओपन है. सो वो मैं अब ड्रॉ करता हूं. अच्छा, अब S1 को क्लोज करके क्या होगा? जब आप S1 को क्लोज कर लेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो इट्स एज इफ ए कैपेसिटर इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट. शॉर्ट हो गया तो इट्स एज इफ इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट. तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा इफेक्टिवली? अब ये तो रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, तो सर्किट बन जाएगा इंडक्टर, ये वाला कैपेसिटर L, C, रेजिस्टेंस R, ये सोर्स EMF सोर्स. तो ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिया. ये कब होगा? ये ओपन है, S2 ओपन है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो वो मैं ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं. S1 क्लोज है, S1 क्लोज करने से क्या हो गया? C शॉर्ट हो गया, तो ये C हमने रिमूव कर दिया. सो दिस इज फॉर S1 क्लोज्ड, S2 ओपन. ओके, S1 क्लोज्ड, S2 ओपन. अब तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि विद बोथ स्विचेस क्लोज्ड. ये क्लोज करने से तो ये शॉर्ट हो गया, ये क्लोज करने से ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ना ही सर्किट में ये होगा अब ना ही सर्किट में ये होगा, क्योंकि शॉर्ट हो गया तो उन्हें हम रिमूव कर लेंगे, तो खाली L और C बच जाएगा. तो सर्किट वुड बी ये L, ये C और ये आपका जनरेटर L और C. ये कब? S1 क्लोज्ड और S2 भी क्लोज्ड. S1 क्लोज्ड और S2 क्लोज्ड, ग्रीन वंस और ये रेड वन. तो ये तीन सिचुएशंस हमारे पास हैं. एक सिचुएशन जहां पर S1 और S2 दोनों ओपन है, दूसरी सिचुएशन जहां पर S1 तो क्लोज्ड है लेकिन S2 ओपन है, और तीसरी सिचुएशन जहां पर ये भी क्लोज्ड है वो भी क्लोज्ड है. ओके, चलिए अब यहां पर मैं मिक्स करके लूंगा, तीनों पार्ट्स को लूंगा. पहले मैं ये सिचुएशन जरा कंसीडर कर लूं बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वन. और यहां का करंट एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 447 मिली एम्प्स है. तो पहले मैं इसी को लेता हूं. इसमें खाली L और C है, तो टोटल अपोजिशन जो होगी वो खाली L और C की वजह से होगी. दैट मींस खाली रिएक्टेंस की वजह से होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो खाली रिएक्टेंस की वजह से होगी. तो यहां पर विद 1 and 2 closed, या S1 and S2 closed. Okay, with S1 and S2 closed, Z जो होगा that will be same as, मैं इसको अब X12 कहूंगा. Okay, X12 is जब 1 और 2 both are closed. अब X12 impedance reactance जो है वो हमें पता है is modulus of XC minus XL, modulus. Okay, so this thing is equal to, अब impedance is equal to EMF amplitude divided by current amplitude. Ohm's law, analogous also Ohm's law. Voltage is equal to current into opposition, current amplitude into opposition. तो E0 I0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. दिस इंप्लाइज Z is equal to X12, हमारे लिए X12 is more important, is equal E0 का वैल्यू दिया हुआ है कहीं 12 वोल्ट के बराबर, ये 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट एम्पलीट्यूड. इस वाले केस में 447 मिली एम्प्स.
447 milli is 10 to the power minus 3. So this implies X12 is equal to total reactance in this case. Okay, total reactance in this case is मैं अब डायरेक्टली वैल्यू दूंगा is 26.85 ohms. 26.85 ohms. Call this equation 1. Okay, call this equation 1. Now यहां पर अब हम S1 is closed पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं. अब इन दो में लेकिन एक कॉमन बात है. इंडक्टर जो यहां पर है यहां पर भी वही है. कैपेसिटर जो यहां पर है यहां पर भी वही है. द ओनली डिफरेंस इज यहां पर RB है, लेकिन L और C दोनों सेम है. तो रिएक्टेंस जो है X, रिएक्टेंस जो है वो यहां और यहां सेम होगी, क्योंकि XL जो यहां पर होगा वही XL यहां पर भी है. XC जो यहां पर होगा वही XC यहां पर भी है. तो इन दो का कॉम्बिनेशन रिएक्टेंस जो दोनों केसेस में सेम होगा. हाँ, यहां पर लेकिन एडिशनल R है, तो यहां का Z जो है इंपेडेंस जो है वो डिफरेंट होगा. R के वजह से इंपेडेंस डिफरेंट होगा, लेकिन XL XC सेम होंगे, तो रिएक्टेंस X जो होगा वो सेम होगा. तो अब हम वही सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं. नाउ with S1 closed and S2 open. Okay, S1 closed and S2 open. पहली बात हम लिखते हैं कि X1 जो है that is same as X12. X11 का मतलब when switch S1 is closed, बस S1, S2 is open. लेकिन वो इसके बराबर होगा. हमने बात की कि इन दो में X के हिसाब से कोई चेंज नहीं, X के हिसाब से. हाँ, R के वजह से फिर इंपेडेंस डिफरेंट होगी, लेकिन X वैल्यू जो होंगे वो सेम होंगे. सो X वैल्यू वही होगा 26.85 ohms. ओके, 26.85 ohms. यहीं पर मैं एक बात या चले वो वहां पर कर लेते हैं. नाउ इस केस में फेज डिफरेंस with S1 closed and S2 open, the EMF leads the current by 15 degrees. Now यहां पर ट्रिकी है, EMF lead कर रहा है. Okay, EMF lead कर रहा है, that means current is lagging behind. Okay, चलिए अजान हो रही है, we'll take a little break. Okay, so let's continue now. So X1 is same as X12. इन दोनों का XL भी सेम है और XC भी सेम है, तो इन दोनों का X सेम है. X1 is when switch S1 is closed, तो ये वाला, और X12 is when both switches are closed, तो ये वाला, और दोनों का X वैल्यू सेम है. ओके, यहां पर सिर्फ R का फर्क है, उसके वजह से इंपेडेंस में फर्क आएगा, Z में फर्क आएगा, लेकिन X में कोई फर्क नहीं आएगा. सो नाउ यहां की फेज डिफरेंस जो है वो हमें बताई गई है कि इज 15 डिग्रीज. लेकिन ख्याल रखें EMF लीड्स करंट कहा गया है. दैट मींस करंट इज लैगिंग बिहाइंड. ओके, करंट इज लैगिंग बिहाइंड. तो फाई जो है करंट इज लैगिंग बिहाइंड का मतलब होगा फाई इज इक्वल टू -15 डिग्रीज. ओके, क्योंकि करंट इज लैगिंग बिहाइंड. और यहीं से एक और बात पता चल रही है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, दैट मींस सर्किट इज मोर इंडक्टिव. Okay, circuit is more inductive. हम किसकी बात कर रहे हैं? When S1 is closed, S2 is open. तो यहां की हम बात कर रहे हैं. Circuit is more inductive, meaning XL is greater than XC. XL is great दोनों में, क्योंकि दोनों में XL और XC के वैल्यू सेम है. More inductive, तो XL is greater than XC. ये हमारे काम आ जाएगा आगे चल के. So है phi is equal to -15 degrees. Now हमें पता है कि tan of phi is equal to X, अब यहां पर X1 है, डिवाइडेड बाय R, या ज्यादा फेमसली आपके पास है XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R. अब हमें अलग अलग XC XL तो पता नहीं है, तो हम सीधे ये यूज कर लेंगे. सो दिस इंप्लाइज, अब हमें R चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए. रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है. सो विल डील विद मॉडुलर. हमें नेगेटिव साइन के साथ यहां कोई फर्क नहीं होगा. सो R मैं लिखूंगा इज इक्वल टू X1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ tan ऑफ -15 डिग्रीज, क्योंकि tan ऑफ नेगेटिव एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए मॉडुलस मैं ले रहा हूं.
तो x1 जो है that is same as x12 is 26.85 divided by tan of minus 15. Tan of minus 15 is minus 0.268 लेकिन मॉडुलस हमें देना है मॉडुलस. So this thing comes out to be 100.18 ohms. So R is approximately 100 ohms. Okay, R is 100 ohms. तो R आ गया, पहला पार्ट जो है वो हमारा R था, R आ गया. अब यहीं पर कुछ और एक इक्वेशन में लिखूंगा जो हमें आगे चाहिए. Phi is negative, current is lagging behind, मतलब सर्किट इज मोर इंडक्टिव. सर्किट इज मोर इंडक्टिव तो XL जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू XC. तो हमारा X1 विच इज सेम एज X12 जो होता है मॉडुलस ऑफ XC माइनस XL. ओके, XC माइनस XL. अब XL ज्यादा है एज कंपेयर टू XC. कैसे मुझे पता चला XL ज्यादा है? क्योंकि फाई नेगेटिव है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड. EMF लीड्स करंट मींस करंट इज लैगिंग बिहाइंड. करंट पीछे है, करंट पीछे है, वहां से मुझे पता चला कि फेज डिफरेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव फेज डिफरेंस से हमें पता चल रहा है कि XL ज्यादा है, मोर इंडक्टिव सर्किट है, XL ज्यादा है. सो अगर आप यहां पर XC और XL के डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि XL ज्यादा है, तो मॉडुलस उसे फिर पॉजिटिव बना देगा. या फिर आई कैन राइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, X1 which is same as X12 is equal to XL minus XC. XL minus XC. अब XL बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा. अब पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस कि मॉडुलस ऑफ A minus B is same as मॉडुलस ऑफ B minus A. तो मॉडुलस ऑफ XC minus XL is same as मॉडुलस ऑफ XL minus XC. अब यहां पर हम मॉडुलस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि XL बड़ा है, तो वो तो एनीवेज पॉजिटिव है, तो मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस. या मैं इसका वैल्यू भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लूं. X1 जो है दैट इज 26.85. ओके, call this some equation, call this equation 2 and this one equation 3. Okay, equation 3. So चलिए, अब ये भी आ गया, यहां पर हमने X12 देख लिया, ये भी आ गया जहां पर X12 यहां पर देख लिया, यहां पर फिर X1 देख लिया. अब जरा इस पे आते हैं. बोथ स्विचेस आर ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन. ये अगर ओपन है तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, दैट मींस इसका होना ना होना एक ही बात है. सो दिस C विल बी पार्ट ऑफ द सर्किट. ये ओपन है तो R इज पार्ट ऑफ द सर्किट. सो इफेक्टिवली सर्किट जो है वो ये बन जाएगा. इफेक्टिवली अब सर्किट ये बन जाएगा. सो स्विचेस को रिमूव कर लें, इनका कोई रोल ही नहीं है. अब दो C's हैं और सीरीज में है, तो पहली बात यहां पर नोट कर लें कि XC जो होगा, मे बी ग्रीन कलर, यहां का XC जो होगा, XC प्राइम में लिखूंगा, दैट विल बी ट्वाइस XC जो यहां पर था. अब यहां पर एक C था, यहां पर दो C's हैं और बराबर हैं, तो यहां का C इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी C डिवाइडेड बाय 2. कैपेसिटेंस हाफ, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल. रिमेंबर XC इज इक्वल 1 by C ओमेगा D. वैसे भी हमने प्रीवियसली एक सेशन में ऐसा किया था. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. C हाफ होगा इसके कंपैरिजन में, इन दो के कंपैरिजन में C तो हाफ है, C और C सीरीज में तो C by 2 इक्विवेलेंट बन जाएगा. C हाफ है तो XC डबल हो जाएगा. सो XC प्राइम इज ट्वाइस XC. जो यहां पर XC था या यहां पर XC था, यहां पर ट्वाइस XC होगा. तो पहली बात तो ये नोट कर लें आप. ओके, अब नेक्स्ट हम फेज डिफरेंस जो हमें दिया गया है, यहां का फेज डिफरेंस जो है, विद बोथ स्विचेस ओपन द करंट लीड्स EMF. करंट लीड से, करंट इज अहेड, तो फाई जो होगा पॉजिटिव होगा. मोर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, मोर कैपेसिटिव सर्किट इज 30.9 degrees. 30.9 degrees. नाउ विद S1 and S2 open.
with S1 and S2 open. दोनों ओपन है तो फाई जो है 30.9 degrees plus 30.9 degrees. Let me put it explicitly here. Plus कैसे हमें पता चला? क्योंकि करंट लीड्स EMF. करंट इज अहेड तो पॉजिटिव, और करंट इज अहेड दैट वुड मीन कि सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, तो यहां पर XC प्राइम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू XL. ओके, XC प्राइम इज ग्रेटर देन XL, तो ये बात भी यहीं पर पता चल रही है. अब फिर से tan of phi इज इक्वल टू x, जो अब मैं यहां पर सिंपली x कहूंगा, x डिवाइडेड बाय r. This would mean x is equal to r tan of 30.9 degrees. So this implies x is equal to, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x comes out to be 59.8 ohms. tan वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 59.8 ohms. Okay, 59.8 ohms. अब यहां का x जो है, x is modulus of XC prime minus XL. अब अगर XC प्राइम XL से ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव है. अब अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर XC प्राइम जो है XL से कम है तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने की वजह से मॉडुलस जरूरी लेना पड़ेगा, या फिर उस केस में हम लिख सकते हैं XL माइनस XC प्राइम, जैसे कि हमने यहां पर किया था. लेकिन यहां हमें पता है कि XC प्राइम इज ग्रेटर देन XL, क्योंकि फाई पॉजिटिव है. करंट इज अहेड दैट मींस सर्किट इज मोर कैपेसिटिव. XC ज्यादा होगा इस सर्किट में, तो XC अगर ज्यादा है, XC प्राइम अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू XL, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, मॉडुलस की जरूरत नहीं है, तो वो मैं इरेज कर लूंगा. यहीं पर आप लिखते हैं so let's see what we get now. So x के बदले में I'll simply write XC prime minus XL, क्योंकि XC बड़ा है, XC प्राइम ज्यादा है, मोर कैपेसिटिव सर्किट है, and this thing is equal to 59.8 ohms. 59.8, और XC प्राइम जो है that is twice XC, so twice XC minus XL is equal to 59.8. Call this equation number 3, this one 4. 3 and 4. चलिए आप 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे. रिमेंबर हमें C और L निकालना है, इन्हीं दो में से वो दोनों निकलेंगे. अब इक्वेशन 3 का ये वाला पार्ट देखें और इक्वेशन 4. XL यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है और सेम है, तो लेट्स ऐड देम. XL और XL will cancel out, so 3 plus 4 implies 3 plus 4. XL cancels out, minus XC plus twice XC, so 2XC minus XC is just XC, is equal to 26.85 plus 59.8, that is चले XC का डायरेक्टली मैं वैल्यू दूंगा क्योंकि जगह कम है. 86.65 ohms ये XC आ गया. लेकिन हमें XC नहीं चाहिए, हमें C चाहिए. ओके, हमें C चाहिए. Now this implies XC हमें पता है is 1 by C omega D is equal to 86.65. This would mean C is equal, C को ऊपर इसको नीचे, 1 divided by 86.65 into, अब ओमेगा डी के बदले में विल राइट 2 पाई f, और f जो है वो दिया है 60 हर्ट्ज के बराबर है, 60. तो दिस इंप्लाइज C is equal to, मैं डायरेक्टली वैल्यू दूंगा, 30 माइक्रोफेरेड्स आ रहा है. 30 माइक्रोफेरेड्स. ओके, 30 माइक्रोफेरेड्स. चलिए ये तो C आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट L.
ओके, वेट फाइंड आउट L. फिर से इक्वेशन 3 और 4 पे आइए, या इक्वेशन 3 पे. इक्वेशन 3 में xc का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड वी विल गेट xl. तो इसको भी कुछ नाम दे दे फिर. 5 in 3 implies xl minus xc, xl minus xc, और वो xc जो है दैट इज 86.65 is equal to 26.85. So this implies now xl जो है that's L omega d is equal to 26.85 plus ये यहाँ आएगा 86.65. This implies L is equal to 26.85 plus 86.65 divided by omega d नीचे, तो उसके बदले में लिखेंगे 2 pi f. 2 pi is 3.14 और f जो है वो वहां पर दिया है 60 हर्ट्ज के बराबर है. सो L comes out to be, अब ये मैंने पहले वर्कआउट किया है, L is 301 millihenry. 301 millihenry. ओके, 301 millihenry. सो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको जरा 2-3 बार देखिएगा जस्ट टू एब्जॉर्ब इट. और अदरवाइज आसान है, बस थोड़ा सा इधर उधर काफी करना है इस प्रॉब्लम में. सो 2-3 बार इस प्रॉब्लम को जरा देखिएगा.